नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पूजन पाठ के बाद घर के अंदर बने मंदिर को भी हटाया गया। महाकाल थाना क्षेत्र में बीते दिनों सतना की नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस और प्रशासन के मन से अभी भी आग ठंडी नहीं हो रही है। बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने कर्म के आरोपी भारत सोनी के नानाखेड़ा स्थित अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। खास बात तो ये रही कि यात्री का होटल के सामने फुटपाथ पर आरोपी भारत सोनी का अवैध मकान कई सालों से नगर निगम को मुंह चिढ़ा रहा था। हैवानियत की घटना के बाद प्रशासन की नजर वहां पड़ी और उसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। यहाँ से अब स्थापना जहाँ भी प्रशासन करेगा उसको विधि विधान से पूजन अर्चन होगी। यहाँ से चलित हमने स्थापना करके जो थी वहाँ पे हमने उसको हटा दी गई है। कौन से भगवान? माता जी की थी, भैरू जी की थी, हनुमान जी की थी और बोले शिव परिवार है पूरा, सब पूरा विधि विधान से। क्यों आवश्यकता पड़ी इस तरह की पूजन की? ये स्थापित देवी देवता रहते हैं, इनकी जरूरत रहती है हटाने की। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? जहाँ प्रशासन कहेगा मंदिर बनाएगा इन सबका, वहाँ विधि विधान से इसका अभी करेंगे। अभी तो जहाँ बताएंगे वहाँ विराजमान कर देंगे चलित था उनको। क्या नाम है आपका? पंडित आदित्य त्रिवेदी। हाँ ठीक है। मैम बताइए, आज जो है आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी उसमें जो दुष्कर्म का आरोपी है उसके घर और अतिक्रमण का जो पोर्शन था उस पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और वो कार्रवाई जारी है। मैडम क्या क्या किस प्रकार से कार्रवाई की गई और क्या क्या हटाया गया? यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी जिन्हें विधिवत पंडितों द्वारा पूजा करके यहाँ से दूसरी जगह पे स्थापित किया। आरोपी का और भी अतिक्रमण कर रखा था आरोपी ने? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है। अभी इस स्थान की जानकारी थी जिस पे कार्रवाई की गई। स्वच्छता अभियान के तहत 11 लोगों की मजदूरों की टीम इंदौर निवासी ठेकेदार अमित डागर के साथ नगर निगम उज्जैन की ओर से सुअर पकड़ने उज्जैन आए थे। महावीर बाग कॉलोनी दोहपर में 12 बजे करीब सुअर पकड़ने गए, जिनके साथ में होमगार्ड जवान भी थे। अचानक सुअर पालकों ने हमला कर दिया। घायल ऋषि पिता राजकुमार बोरासी निवासी रतलाम जावरा मार्ग पर 17 वर्षीय नाबालिग को बेरहमी से मारा गया। सीसीटीवी में है कैद। ठेकेदार अमित डागर और निरंजन पिता श्यामलाल उम्र 32 वर्ष निवासी इंदौर ग्वाल टोली भी घायल हुए हैं। निगम व होमगार्ड जवानों ने भी जान बचाई है। नाबालिग ऋषि भर्ती है अस्पताल में। तलवार, चाकू, टॉमी, पाइप, पत्थरों से हमला हुआ है। 5 नामजद आरोपी बने हैं नानाखेड़ा थाना में। ये आज दोपहर में करीब 12-1 बजे के बीच की बात है। महावीर बाग में आज एक सुअर पकड़ने के लिए विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जिसमें से एक पक्ष को 2-3 लोगों को चोटें थी, जिनका अस्पताल में उपचार के बाद उनको वहाँ से रिलीज कर दिया है। अभी हमारे द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी आगे तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। ये क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ गए थे? किसने मारपीट किया? नगर निगम के साथ सुअर पकड़ने गया था। सुअर पालकों ने हमला कर दिया और हम वो ईंटें भाटे चला हमला कर दिया उन्होंने। पुलिस भाग गई छोड़ के, और एक के घर में घुस रहा था ना मैं, तो घर वाले ने धक्का दे दिया और 3 चाकू मारे और टामी से मारा मेरे को। कहाँ पर गए थे आप सुअर पकड़ने की जगह? उज्जैन में कॉलोनी में। ठीक है। कितने लोग थे आप और वो लोग कितने जिन्होंने मारा? हम 11 जने थे, तो वो पुलिस भाग गई छोड़ के, तो सबको भागना पड़ा। हाँ। और वो कम से कम 17-18 जने थे। वो मेरे को मार रहे थे, पैर तोड़ दिएंगे और चाकू मारे 3। और भी किसी को लगी है आपके साथ में? हाँ लगी ना, निरंजन को लगी, अमित भैया को लगी, मेरे को लगी। 3 चाकू मारे और ये हाथ टूट गया, ये 2 पैर तोड़ दिए मैंने। कहाँ रहते हो आप? रामेश्वर, वो जावरा रोड, रतलाम में रहते हो? जावरा रोड। क्या नाम है आपका? ऋषि बोरासी। भैया क्या हुआ था आपके साथ? नगर निगम की तरफ से आए थे हम सुअर पकड़ने, सुअर अभियान में। तो ज़बरदस्ती हमको घेराघारी करके मारा। हमारे संग वालों को भी मारा, गाली गुप्ता करी, चाकू छुरे निकाले उन लोगों ने, चलाया। पिकअप के कांच भी फोड़ डाले उन लोगों ने। और हमारे संग में बेरहमी वारदातें करी उन लोगों ने। पुलिस भी आपके साथ में थी? बिल्कुल। क्या हुआ था? पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। पुलिस ने सपोर्ट हमारा। अच्छा। कहाँ की पुलिस थी? कहाँ के नगर निगम के लोग थे? कहाँ की पुलिस थी? केलकर साहब थे, केलकर साहब। पुलिस से भी नहीं अब रहा है? नहीं अब रहा है वो। अच्छा।
उन लोगों ने भी बहुत हमारे को बचाई बुछी करी, पर कितने उनसे लोग थे आप जिनके साथ मारपीट हुई है? और वो मेन थे जो जिनने मारा हमको, ठाकुर है, एक सन्नी है और एक मक्खी है। अच्छा, बाकी और कोई लोग के नाम नहीं जानते, वो कोई अन्य इंसान थे, क्या मालूम कौन थे। क्या सुअर पकड़ लिए थे आपने उनके या फिर पकड़ रहे थे? नहीं, पकड़ ही देते कितने सब थे, सुअर पकड़ लिए थे आपने? 2-3 ही पकड़े थे। नगर निगम के अधिकारी भी थे, हाँ। सब संग में थे, पुलिस भी थी संग में, सारे सब थे हमारे संग कहाँ में। लगी आपको, किस चीज़ की लगी है? मेरे को लगी पत्थर की, यहाँ ईंटा मारी उन्होंने, चाकू मारते मारते उन्होंने तो एकदम भाटा मारा। मैं आपका नाम बताओ। निरंजन। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ इंदौर। उज्जैन में 72 बार बना बस का ई चालान, सिर्फ 10 बार ही भरी राशि, बाकी जमा नहीं करने पर बस की जाएगी जब्त। उज्जैन में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करती रही बस। आपको बता दें कि बस जब भी उज्जैन आई, ड्राइवर ने ट्रैफिक नियम तोड़ा। पूरी राशि जमा न करवाने तक बस का ना बीमा होगा, न इसे बेच सकेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड USCL द्वारा एक बस का 2-4 बार नहीं बल्कि पूरे 72 बार ई चालान जुर्माना बनाया गया, फिर भी सुधार न हुआ। 72 बार बने ई चालान जमा न करने पर अब बस जब्त करने की कार्रवाई होना है। कंपनी का कहना है कि जब तक पूरी चालान राशि जमा नहीं की जाती, मालिक न बस को बेच सकेगा और न ही बीमा करवा सकेगा। मामला इंदौर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड MP 9 FA 8801 नंबर वाली बस का है, जिसके मालिक का नाम अतुल शुक्ला है। USSCL का कहना है कि जब बस भी उज्जैन आई, चालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा, इसलिए चालान बनाया गया है। बस का ई चालान का मामला आया है, क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ऐसे वाहन जिनकी 10 से ज़्यादा चालान बने हैं उनकी लिस्ट हम लोग ट्रैफिक विभाग के साथ शेयर कर देते हैं, RTO के साथ शेयर कर देते हैं। RTO ऐसे वाहन को लॉक कर देता है। लॉक करना मतलब इन वाहन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही इनका इंश्योरेंस रिन्यूअल होगा। कोई भी और फॉर्मेलिटी कोई भी वो सरकारी करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक कि इन चालान को वो पे ना करें। और एक बस पाई गई जिसके 72 चालान बने और उन्होंने बीच में अभी तक सिर्फ 10 चालान ही पे किए हैं, तो लिस्ट उनकी भी RTO के साथ शेयर कर दी गई है और आगे की कार्रवाई में वो नए वाहन को बेच पाएंगे और जिनके ज़्यादा चालान बने उन वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है आने वाले टाइम में। तो लगभग कितने वाहनों पर अभी तक कार्रवाई की गई है इसके अलावा? हम ऑन एन एवरेज हमारी कैपेसिटी, चालान बनाने की कैपेसिटी है डेली की 30 से 40 हज़ार चालान हम बना सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी लोगों को जस्ट डिसिप्लिन उनका मेंटेन करना है तो अप्रॉक्स 700 से 800 चालान हम लोग रैंडमली बनाते हैं डेली। ठीक है, आपका नाम बताइए। मैं सचिन जैन, ई-गवर्नेंस मैनेजर उज्जैन स्मार्ट सिटी। दिन दहाड़े दुकानों से मोबाइल चोरी करते 2 चोर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। धर्मनगरी उज्जैन के शहरी क्षेत्र की दुकानों पर 2 आदतन बदमाश मोबाइल चोरी की घटना को चोरी करते अलग अलग जगह CCTV कैमरों में कैद हुए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उज्जैन में लगातार चोरी की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा उदाहरण आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। 2 अलग अलग CCTV कैमरे के फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 2 चोर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि दिन दहाड़े जिस तरह चोरी की घटना को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, इसी को मत देना रखते हुए व्यापारी स्वयं को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मरीज युवक की मौत के बाद कथित डॉक्टर क्लिनिक बंद कर भाग गया है। इसकी जांच के लिए CMHO ने टीम का गठन किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के देसाई नगर में एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ती तो परिजनों से नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत उपचार दे दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। सागर पिता सुनील गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी देसाई नगर का रहने वाला है, जिसका डॉक्टर राहुल त्रिवेदी ने गलत उपचार किया, जिससे उसकी मौत हुई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों ने डॉक्टर राहुल त्रिवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर इसकी जानकारी मिलते ही CMHO डॉक्टर दीपक पीपल ने जांच टीम का गठन कर दिया है। ये टीम डॉक्टर की डिग्री सहित सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट CMHO को सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। में बताया गया था कि एक BAMS डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया था। इसको लेकर क्या जांच कर रहे हैं? समाचार पत्र के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने तुरंत कल ही एक जांच दल गठित कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो जल्द ही जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत कर देंगे। जी, उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अगर वो फाइट पाया जाता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई उचित होगी नियमानुसार वो कर दी जाएगी। घपले घोटाले और अन्य कारणों के बदनाम हो चुकी भैरवगढ़ जेल अब अपना चेहरा बदल रही है। बदनामी को पीछे छोड़ते हुए कैदियों के हितों में काम किया जा रहा है।
उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अब हाईटेक होती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस के तौर पर ई रिक्शा तो पानी के लिए वाटर कूलर और स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन संसाधन जेल अधीक्षक ने जुटा लिए हैं। केंद्रीय जेल की हालत कितनी खराब थी ये तो हर कोई जानता है। जब जेल के कर्मचारी ही ठगी का शिकार हो गए तो जेल के कैदियों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन नए जेल अधीक्षक के आने के बाद धीरे धीरे अब जेल की हालत सुधरती हुई नजर आ रही है। बंदियों के उपचार के लिए उत्तम व्यवस्था जेल में की गई है। जेल की लेब बंद थी, उसे भी चालू किया गया है। 2 अलग अलग अस्पताल बनकर तैयार हो गए हैं। कैदियों के पीने के लिए आरओ लगाया गया है जिससे कैदियों को शुद्ध पानी मिल सके और स्वास्थ्य ठीक रह सके। साथ ही एम्बुलेंस के तौर पर ई रिक्शा भी लगाई गई है जिससे मरीजों को लाने ले जाने में सुविधा रहेगी। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर से सेल काउंटर की मांग की गई है। अगर वो भी सेल काउंटर ले गए तो हाईटेक जेल बनकर तैयार हो जाएगा जिसमें कैदियों के स्वास्थ्य से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। जिन कैदियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है उनका आधार कार्ड भी जेल में कैंप लगाकर अपडेट किया जा रहा है एवं न्यू कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो आप लोगों को जैसी जानकारी है, प्रेस वाले हैं, कि काफ़ी अव्यवस्थाएं थी। सबसे पहले हमने आके ही प्रण लिया था कि इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में प्रबंध करना है। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी थी, जैसे लैब बनाना, हॉस्पिटल से बंदियों का उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। बंदियों को यहाँ TDS 1000 TDS है, 1000 TDS पर इतना खारा पानी पी रहे थे, इससे हमारे यहाँ किडनी में जो पथरी वगैरह की प्रॉब्लम आती थी। तो सबसे पहले फिर DG साहब से बात करके आरओ प्लांट भी लगवाया हम लोग। लगभग 3.25 लाख का आरओ प्लांट है, 500 लीटर का। तो ये सब व्यवस्थाओं में हमने काफ़ी सुधार किया है। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी अष्टकोण में थी, धूप में और पानी में काफ़ी बहुत उनको बुरा लगता था हमें कि उनको देखते थे कि धूप में है और पशु पक्षी उन पे बैठे हैं, लैट्रिन करना है, बंदर भी आके उनको छिड़बू करते थे। तो वो उनको हमने माता चौक में प्रॉपर भगवान, जहाँ अन्य भगवान सर्व धर्म के भगवान है, उनको वहाँ जाके पूजा पाठ और सब विधि विधान से उनको स्थापित किया उनका। चिकित्सालय को लेकर भी, हॉस्पिटल को लेकर भी अंदर व्यवस्था की गई। हाँ, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक नया कोरोना वार्ड बना हुआ है। कोरोना वार्ड बनवाया हमने, एक नया हॉस्पिटल बन गया, नया लैब बन गई है। संपूर्ण व्यवस्थाएं धीरे धीरे, अभी 5 महीने हुए हैं लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय से हमने सेल काउंटर की डिमांड की है, उन्होंने हाँ भी कर दी है। तो हमारे यहाँ लगभग CVC वगैरह सभी जाँचें हो जाएंगी। अभी लिपिड प्रोफाइल की जो भी जाँचें होती हैं वो सब हो जाती हैं लैब में, और सेल काउंटर मिलते ही संपूर्ण जाँच यहाँ हो जाएगी। और हमारे यहाँ लगभग 40 बिस्तर का 2 अस्पताल हो गए हैं, 2 अस्पताल बन चुके हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 72 साल के पिता ने 42 साल के पुत्र को मारे चाकू, 10 से अधिक बार वार किया, 2 थाने की पहुंची पुलिस। रात 11:30 बजे 72 साल के पिता ने शराबी पुत्र की हरकतों से परेशान होकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लहूलुहान हालत में पुत्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही 2 थानों की पुलिस अस्पताल पहुंच गई। ऋषिनगर CS सेक्टर के मकान नंबर 17/50 में सेवानिवृत्त अशोक शर्मा 72 वर्ष अपने पुत्र विनीत शर्मा 42 वर्ष के साथ निवास करते हैं। पुत्र काम धंधा नहीं करता है और शराब पीने का आदी है। नशे की हालत में आए दिन विवाद करता रहता है। रात 11:30
11 बजे लगभग वह शराब के नशे में घर पहुंचा था और पिता से विवाद करने लगा। आए दिनों की हरकतों से परेशान पिता ने रसोई घर में रखे चाकू से पुत्र पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। 10 से 12 चाकू लगने पर पुत्र विनीत लहूलुहान हो गया। वृद्ध पिता द्वारा पुत्र पर हमले किए जाने की जानकारी लगते ही माधवनगर टीआई योगेंद्र यादव, उप निरीक्षक SR चौहान और नानाखेड़ा टीआई कमल निगवाल, उप निरीक्षक अनिल ठाकुर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे, जहां से अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि विनीत शर्मा की मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और वहीं पर निवास करती है। देर रात तक पुलिस मां से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि पुलिस ने वृद्ध पिता को राउंड अप कर लिया है। थाना माधवनगर पर अभी एक पिता पुत्र के बीच विवाद होकर पुत्र को चोटें लगने का मामला सामने आया है, जिसका अभी उपचार किया जा रहा है। जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद कार्रवाई की जाए। पेशेंट अभी आया है, किस तरीके की स्थिति, क्या आपको कितने घाव लगे थे? हाँ, अभी एक मरीज आया है जिसका नाम है अशोक, इसके पिताजी का नाम है विनीत अशोक शर्मा, ये ऋषिनगर का रहने वाला है। ये घायल अवस्था में आया है। इसने हिस्ट्री दी है कि इसके पिताजी ने दिया है और मरीज बहुत नशे की हालत में है और इसको करीब 20-21 जगह पे कट इंजरी और कई जगह पे अलग अलग जगह पे स्टेप इंजरी भी है, 3-4 जगह स्टेप इंजरी है इसको। और अभी उसकी वाइटल स्टेबल नहीं है, उसका थोड़ा सा शॉक में जा रहा है पेशेंट, तो इसको अभी अपन यहाँ पे स्टेबल करके इसको रिफ़र कर रहे हैं वाई हॉस्पिटल के लिए। कितने गहरे घाव लगे? इसको गहराई तो अभी 3 इंच जो अधिकतम है गहराई, वो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच के लगभग है। अलग अलग साइज़ के हैं। जो अधिकतम गहराई है वो 2 इंच है। कहाँ असर लगा है? ये इसको 5 जगह तो चेस्ट में लगा है, लेफ्ट साइड में 5 जगह एब्डोमेन में लगा है लेफ्ट साइड में, और 3 जगह यहाँ राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और फेस पे है 7-8 कट इंजरी है यहाँ पे फेस पे। और इसके अलावा इसको टोटल कुल मिला के 21 इंजरीज है, कट और स्टेप इंजरी। हाँ, वो सभी स्टेप और कट मिला के 21 प्लेस पे है। हाँ, वो उसके साथ में आप काउंट कर लीजिए, एक किसी में 1 लगा, किसी में 2, किसी में 3, ऐसा करके। अभी स्थिति अभी गंभीर है इसकी स्थिति। हम इसको अभी फ्लूइड्स वगैरह देने के इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बीपी बहुत लो जा रहा है इसका, और अभी स्टेबल करके इसको रिफ़र कर रहे हैं इंदौर के लिए। मैं डॉक्टर अनिल कंडारदिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन। नगर निगम द्वारा फ्रीगंज में बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। नगर निगम द्वारा 3.68 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कुशाभाऊ ठाकरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण ठेकेदार नीलेश जैन के माध्यम से कराया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। दरअसल उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा फ्रीगंज क्षेत्र में गुरु नानक मार्केट के सामने स्थित कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से G+3 भवन के मार्केट निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, पार्षद नीलम राजा कालारा के द्वारा किया गया। साथ ही स्थल पर ही दुकानदारों को दुकानों के आवंटन पत्र भी विस्तृत किए गए। कुशाभाऊ ठाकरे कॉम्प्लेक्स का आज लोकार्पण है। मेरी अपनी ओर से उज्जैन नगर निगम के माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती दीदी, यहाँ की पार्षद श्रीमती नीलिमा कालरा जी, सबके जीवन में आज हम सबके लिए आनंद का विषय है। एक अच्छा कॉम्प्लेक्स जिसने नगर निगम की अपने स्वयं की आय भी बढ़ाएगी और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग की सौगात दी है। मेरी अपनी ओर से इस सौगात के लिए बधाई। ये उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण आज पूर्ण हो गया है और आज जिन लोगों ने दुकानें ली है उन सबको हम आवंटन पत्र वितरण करने जा रहे हैं। इसी के साथ अभी हम बहुत शीघ्र ही गोपाल मंदिर, जो हमारा रिगल टैगीज वाला जो हमारी भूमि थी, उसका भी हमने मॉडल तैयार करवा लिया है। एक उज्जैन में हम एक शानदार बड़ा कॉम्प्लेक्स में बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रहेगा और उसके ऊपर होटल रहेगी, रेस्टोरेंट रहेगा और 3 मंजिला पार्किंग रहेगी। नीचे 3 फ्लोर में उसको बनाने वाले हैं। उसका भी मॉडल तैयार हो गया है। उसका भी आगे का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स और दुकानों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई है। उसी उद्देश्य से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। देपालपुर से विधायक की टिकट की दावेदारी कर रहे राजेंद्र चौधरी के समर्थकों ने उज्जैन बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है।
बीजेपी ने इस बार देपालपुर से मनोज पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसको लेकर मालेगांव ब्लास्ट मामले जेल में लंबे समय तक बंद रहे राजेंद्र चौधरी द्वारा भी टिकट की दावेदारी की जा रही थी, मगर मनोज पटेल का टिकट होने पर उनके समर्थकों ने जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में राजेंद्र चौधरी के समर्थक उज्जैन बीजेपी लोक शक्ति कार्यालय पहुंचे और इसके विरोध में काफी देर तक नारेबाजी की। उनके समर्थकों का कहना था कि राजेंद्र चौधरी वास्तविक उम्मीदवार है, मगर उनका टिकट नहीं देकर पट्टावाद चलाया जा रहा है। इससे बीजेपी को नुकसान होगा। कार्यालय पर उपस्थित बीजेपी अध्यक्ष विवेक जोशी, विशाल शर्मा, अमय आप्टे ने सबको समझाकर शांत कराया और उनका ज्ञापन भोपाल भेजने की बात कही है। बीजेपी केंद्र में और प्रदेश में आई है आतंकवाद को लेकर और हमने बीजेपी को वोट दिया है। उसी प्रकार हमारे क्षेत्र देपालपुर में जब तक हमारा व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा था, उसे जितने 5 बार ये वंशवाद की राजनीति वहाँ पर हुई है। जो व्यक्ति स्थानीय मुद्दे को लेकर लोगों के साथ में रहकर काम करता है और जो व्यक्ति इंदौर से अपने क्षेत्र में आकर किसी को ये चीज़ नहीं देखता है कि वो व्यक्ति कितना परेशान है। अभी बारिश के समय में भी राजेंद्र जी चौधरी पूरे हर वार्ड में, हर गांव में, हर चीज़ में घूमे हैं, है ना। दूसरा कोई सा नेता वहाँ पर आया जो विधायक रहा है, न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। हम बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। राजेंद्र जी चौधरी ने जिस चीज़ के लिए 10 साल का कारावास किया है और उसी कारण हमारे व्यक्ति को वहाँ पर टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये गलत चीज़ है ना। आपने उज्जैन में क्यों विरोध किया? उज्जैन में हमारा इसलिए विरोध करने का कारण है कि सब जगह जबरेश्वर सेना है। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी सब जगह है तो जबरेश्वर सेना भी सब जगह। तो हम यहाँ पर भी करेंगे, इंदौर में भी करेंगे, भोपाल में भी करेंगे, जहाँ भी होगा हम वहाँ पर इस चीज़ का आंदोलन करेंगे कि हमारे व्यक्ति को वोट दिया जाए। राजेंद्र जी के क्या काम है जिसके कारण पब्लिक को चाहती है? राजेंद्र जी हिंदूवाद के समर्थन में है। हिंदुत्व के लिए जिस तरह का जो मुद्दा बीजेपी लेके चल रही है उस मुद्दे पर राजेंद्र जी के काम है। की डिमांड की जा रही थी, क्या कहना है इसमें? देपालपुर विधानसभा का कोई मामला है जिसमें वो लोग किसी और व्यक्ति को टिकट चाहते हैं और वो उन्हें मैंने समझाने का प्रयास करा कि उज्जैन कार्यालय उज्जैन नगर जिले का कार्यालय है या उज्जैन का संभागीय कार्यालय है। यहाँ पर का ये विषय है भी नहीं, ये जहाँ का विषय वहाँ पे बात की जाए। परंतु फिर भी उनका ऐसा आग्रह था कि आप हमसे ज्ञापन ले लें। मैंने कहा उन्हें आश्वस्त किया कि ठीक है मैं आपसे ले लेता हूँ और मैं उचित स्थान पर उसे पहुँचा दूँगा। महाकाल लोक के द्वितीय फेज के लोकार्पण को लेकर स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजन को भव्य तरीके से किया जा रहा है। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसको लेकर स्मार्ट सिटी ऑफिस में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों और धार्मिक संगठनों ने प्रमुख की बैठक बुलाई गई और सबके सामने महाकाल लोक का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में मंत्री मोहन यादव, महापौर मुकेश चटवाल, सभापति कलावती यादव, कमिश्नर रोशन सिंह, सीईओ आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के द्वितीय चरण का काम पूर्णता की ओर है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं पूर्ण कामों का लोकार्पण करेंगे। महाकाल के रास्ते में आने वाले बेगम बाग का नाम परिवर्तित करते हुए श्री महाकाल महालोक नीलकंठ द्वारा नीलकंठ पथ, श्री महाकाल अन्न क्षेत्र चारधाम वाले मार्ग को शक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं फेज 2 में महाराजवाड़ा हेरिटेज के पीछे श्रद्धालुओं के लिए अनुभूति वन, श्री महाकाल तपोवन, साधना कुटी व ध्यान केंद्र बनाया गया है। 5 नंबर गेट से लेकर हरसिद्धि तक जाने वाले सिद्ध विनायक मार्ग से जाना जाएगा। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को इन सभी कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन व भव्य आतिशबाजी व लेजर शो किया जाएगा। मंत्री मोहन यादव और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि फेज 2 के पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। नीलकंठ मार्ग पर 500 गाड़ियों का पार्किंग भी बनाया गया है। अन्य क्षेत्र का लोकार्पण होने के बाद 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें R21 अनुभूति वन दर्शन करने के बाद श्रद्धालु करीब 3000 से अधिक की संख्या में यहां पर आसानी से बैठ सकेंगे। वहीं शिखर दर्शन का भी लाभ ले सकेंगे। छोटे रुद्र सागर के पास बैठकर पूजन पाठ कर सकेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पर होगा। इस कार्यक्रम में शहर के सभी लोग आमंत्रित हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।